नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेकलाइट इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं आपके साथ प्रांजल दीक्षित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, जो कि हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसीएफ का हो, चाहे वो सीजीपीएससी का हो। तो आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा में भी कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव व विकास। तो भाषा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई भाषा क्या है। तो भाषा क्या है? संस्कृत के शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, या अगर मैं दूसरे अर्थों में बात करूं तो किसी की भावनाओं को ग्रहण करना, यह भी क्या है? एक भाषा है। भाई आप किसी की भावनाओं को ग्रहण कब करोगे? जब आप उसकी भावनाओं को समझोगे। ठीक, तो समझना क्या है? भाषा है। या और सही रूप में बोलूं तो मानव मुख से सार्थक ध्वनि का निकलना, जिसका अर्थ क्या हो? जिसका अर्थ भाई आपका स्पष्ट हो। ठीक है, मानव मुख से सार्थक ध्वनि का निकलना, जिसका अर्थ क्या हो? स्पष्ट हो। तो बोली क्या है भाई? बोली और कुछ नहीं है, भाषा का ही एक रूप है। हम सभी जानते हैं भाई कि एक जिला खत्म नहीं होता तो दूसरे जिले में क्या होती है? बोलियां चेंज हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि एक बोली जो है एक जिले के अंदर बोली जा रही है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि भाषा का वह हिस्सा जो किसी एक विशेष क्षेत्र में बोला जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोली कहते हैं। ठीक, मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जा रही है। उद्भव व विकास से कनेक्ट होने से पहले थोड़ा हमें इसके पृष्ठभूमि पर जाना होगा, थोड़ा सा हमें इसके बैक पर जाना होगा, तभी हम उद्भव व विकास पर कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? अभी हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ी भाषा। तो भाषा का भी अपना एक परिवार होता है। जैसे हम सभी का अपना एक परिवार होता है, उसी तरीके से भाषा का भी अपना एक क्या है? परिवार है। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं भाषाई परिवार। तो अगर हम देखें तो पूरे विश्व में टोटल 13 भाषाई परिवार हैं। पूरे विश्व में कुल 13 भाषाई परिवार हैं, जिसमें से मुख्यतः 4 भाषाई परिवार हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। जिसमें से 4 जो है हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं भाई? पहला है आपका प्राक आर्य या भारोप्य भाषाई परिवार, दूसरा है आपका द्रविड़ भाषाई परिवार, और तीसरा है आपका मुंडा आग्नेय, या इसको हम जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई परिवार भी कहते हैं। और चौथा कौन सा है भाई? चौथा है चीनी तिब्बती भाषाई परिवार। तो यहाँ 4 भाषाई परिवार हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। अब हमारे छत्तीसगढ़ में 3 भाषाई परिवार पाए जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 भाषाई परिवार पाए जाते हैं। और कौन सा हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता? तो चीनी तिब्बती भाषाई परिवार हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि हमारे भारत देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में चीनी तिब्बती भाषाई परिवार नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में केवल और केवल जो है आपका 3 भाषाई परिवार हैं। कौन कौन से? प्राक आर्य या भारोप्य भाषाई परिवार, दूसरा आपका कौन सा है? द्रविड़ भाषाई परिवार, या तीसरा आपका जो है मुंडा आग्नेय या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई परिवार। यह 3 भाषाई परिवार हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं भाई। कौन कौन से थे? प्राक आर्य या भारोप्य भाषाई परिवार, दूसरा आपका द्रविड़ भाषाई परिवार, और तीसरा आपका जो है मुंडा या आग्नेय भाषाई परिवार। तो पहला कौन सा भाई? हमारा पहला है आपका प्राक आर्य या भारोप्य भाषाई परिवार। आखिरकार सवाल यह उठता है कि इसको भारोप्य क्यों कहते हैं? इसको भारोप्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भाषा भारत से लेकर यूरोप तक बोली जाती थी। हम सभी जानते हैं कि आर्य लोग पहले उत्तर भारत में रहते थे, फिर उत्तर भारत से कहां चले गए भाई? चले गए यूरोप में। तो वहां पर भी ये अपनी भाषा को बोलने लगे, इसीलिए यह भाषा भारत से लेकर यूरोप तक बोली जाती है। तो जाहिर सी बात है भाई कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है आर्य भाषा परिवार की बोलियां बोली जाती होंगी। ठीक,
तो अगर आप देखें तो पूरे छत्तीसगढ़ में आर्य भाषा बोलियां जो है बोली जाती हैं। ठीक, पूरे छत्तीसगढ़ में आर्य भाषा परिवार की बोलियां बोली जाती हैं। और अगर आप देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में 93 बोलियों में से 70 बोलियां आर्य भाषा परिवार की हैं। 93 में से 70 बोलियां आर्य भाषा परिवार की हैं। क्यों है भाई, आप समझ गए होंगे, क्योंकि आर्य भाषा पूरे छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, इसीलिए आपका 93 में से 70 बोलियां किसकी हैं? आर्य भाषा परिवार की बोलियां हैं। अब हम उद्भव व विकास से कनेक्ट होने जा रहे हैं। मैंने आपको उद्भव व विकास से पहले जितनी कहानियां बताई वह इसलिए बताई ताकि हम यहाँ पर उद्भव व विकास से कनेक्ट हो पाए। ठीक, तो आप देख सकते हैं मैंने आर्य भाषा को जो है 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला कौन सा है भाई? पहला है आपका प्राचीन आर्य भाषा। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका मध्यकालीन आर्य भाषा। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका आधुनिक आर्य भाषा। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक टाइम पीरियड किसका है? प्राचीन आर्य भाषा का है। ठीक, और 500 बीसी से लेकर 1000 एडी तक टाइम पीरियड किसका है भाई? मध्यकालीन का है। और आधुनिक का क्या है? 1000 एडी से लेकर वर्तमान तक। ठीक, प्राचीन शब्द बोलते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए संस्कृत। क्यों भाई? क्योंकि प्राचीन समय में संस्कृत बोली जाती थी। ठीक, इसीलिए मैंने जो है प्राचीन को 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला है आपका वैदिक संस्कृत और दूसरा है आपका लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या है भाई? जो संस्कृत आपका वेदों में लिखी गई हो वह क्या है? वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्या है? देखिए, लौकिक संस्कृत और कुछ नहीं है, वैदिक संस्कृत का ही सरलतम रूप है। थोड़ा समझिएगा, जैसे कि कभी भी आपके घर में अगर पूजा पाठ होता है तो मंत्रों का जब उच्चारण होता है तो आपके थोड़ा समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वैदिक संस्कृत थोड़ी कठिन है। जो संस्कृत वेदों में लिखी गई है वह थोड़ा क्या थी? कठिन थी। लेकिन लौकिक संस्कृत में क्या हुआ कि आम लोगों ने, जो आम जन थे, जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि इसी वैदिक संस्कृत को, जो संस्कृत वेदों में लिखी गई थी, इसी वैदिक संस्कृत को थोड़ा सरल किया और अपने व्यवहार में जो उन्होंने उतारा। थोड़ा समझिएगा। देखिए, अभी मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो क्या यह शुद्ध हिंदी है? नहीं, यह शुद्ध हिंदी नहीं है। शुद्ध हिंदी आपको कहां देखने को मिलेगी भाई? कभी कविताओं में आपको शुद्ध हिंदी देखने को मिलेगी। ठीक, यहां तक। लेकिन हम लोगों ने क्या किया भाई कि उसी शुद्ध हिंदी को थोड़ा सरल किया और अपने व्यवहार में उसको जो है हमने उतार लिया। अब हमने उसको अपने व्यवहार में उतार लिया तो यह हम सब कौन है? हम सब है आम जन। तो आम जन ने अपने व्यवहार में क्या किया? उतार लिया सरलतम रूप को। इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ भाई? जो वैदिक संस्कृत थी, जो संस्कृत वेदों में लिखी गई थी, उसके सरलतम रूप को आम जन ने क्या किया? अपने व्यवहार में उतार लिया ताकि आसान पड़े समझने और बोलने में। ठीक है, उसके आगे अगर हम देखें तो दौर आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है आपका मध्यकालीन। अगर आप मध्यकालीन में देखेंगे तो मध्यकालीन में मैंने 3 भागों में मध्यकालीन को डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका पाली, दूसरा है आपका प्राकृत और तीसरा है आपका अपभ्रंश। ठीक, पाली का मतलब क्या है भाई? पाली का मतलब है एक विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा कि वैदिक संस्कृत थोड़ी कठिन थी, फिर उसके बाद सरल हुई तो लौकिक संस्कृत, इससे और सरल हुई तो भाई आपका क्या बनी? पाली भाषा। पाली भाषा और सरलतम रूप है किसका भाई? आपका लौकिक संस्कृत का। ठीक है, और जो एक विशेष क्षेत्र में यह बोले जाने वाली भाषा है। अब यह सरलतम रूप है तो इसीलिए क्या किया गया? गौतम बुद्ध ने इस भाषा को अपनाया। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया भाई? पाली भाषा में ही दिया। क्यों दिया भाई पाली भाषा में? ताकि जो है यह आम जन की भाषा है और आम जन को जो है यह भाषा समझने में आसानी हो, इसीलिए गौतम बुद्ध ने इस भाषा को अपनाया था। जब पाली भाषा का विकास हुआ तो आगे बढ़ा भाई प्राकृत भाषा। ठीक है, आगे क्या बनी? प्राकृत भाषा। अगर प्राकृत भाषा देखें हम तो प्राकृत भाषा को किसने अपनाया भाई? प्राकृत भाषा को अपनाया भाई अपने जैन धर्म ने। ठीक है, जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। अगर आप देखें
तो प्राकृत भाषा का जब व्यापक रूप से प्रसार हुआ, प्राकृत भाषा का जब व्यापक रूप से प्रसार हुआ तब इसे व्याकरणों के नियमों में बांध दिया गया। ठीक है, इस भाषा का जब व्यापक रूप से प्रसार हुआ तो इसको व्याकरणों के नियमों में बांध दिया गया। ठीक, लेकिन आप अगर देखें तो जो अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश है, इसको व्याकरणों के नियमों में नहीं बांधा गया, इसीलिए अपभ्रंश को हम बिगड़ी हुई भाषा बोलते हैं। ठीक है, और बिगड़ी हुई भाषा ना बोलकर, क्योंकि भाई बिगड़ी हुई भाषा बोलते हैं तो हो सकता है कि इसका अपमान हो, तो इसका अपमान हम नहीं करते हैं, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि प्राकृत से जो भाषा उत्पन्न हुई वह भाषा कौन सी है, आपका अपभ्रंश है। लेकिन अपभ्रंश को व्याकरणों के नियमों में नहीं बांधा गया, इसलिए हम इसको जो है बिगड़ी हुई भाषा बोलते हैं। ठीक, अब यह बिगड़ चुकी है, अब यह अपभ्रंश बिगड़ चुकी है तो यह और टूटेगी। ठीक, यह और टूटेगी तो हमें जो है इसके जो है कुछ भाषाएं दिखाई देती हैं, कुछ हमें इसके जो है क्षेत्रीय स्वरूप दिखाई देते हैं। तो अगर आप देखें तो पहला है आपका कौन सा, पहला है आपका मागधी भाषा। मागधी भाषा के अंदर कौन सी विभाषाएं आती हैं, तो ट्रिक क्या है भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा इसका ट्रिक है। बी से क्या होगा भाई, बी से होगा बंगाली, ठीक, ओ से होगा ओड़िया भाषा, और फिर बी से क्या होगा भाई, बिहारी भाषा। ठीक है, लेकिन अर्धमागधी को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सौर सैनी। अर्धमागधी को बोलने से पहले मैं बताना चाहूंगा किसको भाई, सौर सैनी को। सौर सैनी क्या है भाई, सौर सैनी नाम शब्द बोलते ही आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, आपका दिमाग जाना चाहिए इतिहास में, और इतिहास में भी आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, महाजनपद काल में, जहां पर हमें सूरसेन नामक महाजनपद दिखाई देती है। और वो सूरसेन नामक महाजनपद कहां पर थी भाई, क्षेत्र था मथुरा। कौन सा क्षेत्र था, मथुरा था। और हम सभी जानते हैं कि मथुरा कहां आता है भाई, मथुरा आता है ब्रज में, और पूरा ब्रज जो है 84 कोस में फैला हुआ है। इसका मतलब यह स्वाभाविक रूप से हम यह कह सकते हैं कि सौर सैनी में ब्रज भाषा बोली जाती थी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, क्यों बोली जाती थी। तो आप देखें सबसे पहली बात कि सौर सैनी जो है एक शाखा में डिवाइड हुई, कौन सी शाखा में बटी, पश्चिमी हिंदी में, और पश्चिमी हिंदी में हमें जो है ब्रज भाषा दिखाई देती है, और खड़ी बोली जो है हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम देखें तो मागधी और सौर सैनी का जब मेल हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा, मागधी और सौर सैनी का जब मेल हुआ तब आपका किसका उदय हुआ, तब हुआ अर्धमागधी का उदय। किसका उदय हुआ, अर्धमागधी का उदय हुआ। किन दोनों के मेल से हुआ, मागधी और सौर सैनी। मागधी और सौर सैनी के मेल से ही जो है आपका क्या बना है, अर्धमागधी बना। पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, इसलिए आपको क्या करना है, इसको याद रखना है किसके मेल से बना है, तो आपका सौर सैनी व मागधी के मेल से अर्धमागधी बना है। अगर आप अर्धमागधी को देखें तो अर्धमागधी की एक शाखा दिखाई दे रही है हमें, कौन सी, पूर्वी हिंदी की हमें एक जो है शाखा दिखाई दे रही है, जिसके अंदर हमें 3 विभाषाएं दिखाई देती हैं। कौन सी, ये 3 विभाषाएं हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अगर आप देखें तो अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी, यह 3 भाषा हमें दिखाई दे रही है। ट्रिक क्या है भाई इसका याद रखने का, A, B और C, यह आपका ट्रिक है। A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। ठीक, अगर आप देखें तो अवधी और बघेली यह दोनों क्या है भाई, यह दोनों भगनिया है। ठीक है, किसकी, पूर्वी हिंदी की। यह दोनों क्या है, भगनिया है। भगनिया का मतलब क्या होता है भाई, भगनिया का मतलब होता है जुड़वा बहने। एक प्रश्न आया था, प्रश्न आप यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा छत्तीसगढ़ी की 2 भगनिया कौन सी है। पूछ क्या रहा है, यही किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा छत्तीसगढ़ी की 2 भगनिया कौन सी है। तो जवाब आपको मिल गया होगा, जवाब क्या है भाई, अवधी और बघेली। ठीक है, यही आपका पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा है, अभी मैंने आपको बताया। अब हमने सौर सैनी पढ़ ही लिया है। अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है पैसाची। क्या दिखाई देता है, पैसाची भाषा, जिसके अंदर आपका आता है
लहदा व पंजाबी। यह भाषा कहाँ बोली जाती है भाई? पंजाब क्षेत्र साइड बोली जाती है। ठीक है, इसके आगे अगर हम और देखें तो हमें दिखाई देता है कौन सा? ब्राह्मण भाषा। ब्राह्मण भाषा अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत हमें कौन सी भाषाएं दिखाई देती हैं? सिंधी भाषा हमें जो है यहाँ पर दिखाई देती है ब्राह्मण में। ब्राह्मण के आगे बढ़ेंगे तो आपका आता है खस भाषा। खस भाषा के अंतर्गत आपका कौन सी भाषाएं आती हैं? पहाड़ी भाषा, कुमायूनी भाषा, जो आपका पहाड़ी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाएं हैं। ठीक है, कौन सी भाषा भाई? खस भाषा। और खस के अगर हम आगे बढ़े तो हमें दिखाई देता है भाई आपका कौन सा? महाराष्ट्री भाषा। महाराष्ट्री बोलते ही आपके दिमाग में आ गया होगा भाई कि इसके अंतर्गत कौन सी भाषाएं होंगी? मराठी भाषाएं इसके अंतर्गत होंगी। ठीक है, और फिर इसका मध्यकाल के आगे अगर हम देखें तो दिखाई देता है हमें कौन सा? आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर आपका कौन सी भाषा आती है? तो आती है हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा आपका इसके अंतर्गत आती है। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यह पार्ट 1 था, इसके आगे जो है आपका पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार अर्धमागधी से छत्तीसगढ़ी का जो है भाई उदय कैसे हुआ, और फिर छत्तीसगढ़ी के अंदर, छत्तीसगढ़ी भाषा के अंदर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, उत्तरी में कौन सी बोली जाती हैं, दक्षिणी में कौन सी बोली जाती हैं, पश्चिमी में कौन सी बोली जाती हैं, पूर्वी में कौन सी बोली जाती हैं। यह सब हम देखेंगे नेक्स्ट आपका लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।